गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग और हम इतिहास विषय में बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हमारे आज की व्याख्यान का जो विषय है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके पूर्व हमने 1909 और 1919 के अधिनियम पर चर्चा की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। जो 1919 में सुधार हुए थे उससे भारतीयों को कोई मतलब उनकी जो आशाएं थी स्वतंत्रता की उस पर उन्होंने पानी फेर दिया, क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्रता की बात ही नहीं की गई थी। कांग्रेस ने उन्हें अपर्याप्त भी बताया, असंतोषजनक बताया। इसीलिए जो भारतीय राष्ट्रवादी नेता है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे और 1919 के सुधारों की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट ने भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। भारतीय राष्ट्र नेताओं ने इस रिपोर्ट के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी उपेक्षा की। फलस्वरूप क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो तीव्र होता गया और भारतीयों में जो असंतोष है उसमें वृद्धि होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन किए। ये सब हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इन गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर ही 1933 मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भावी सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। श्वेत पत्र में जो प्रस्ताव में विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की और इसकी रिपोर्ट 1934 में प्रकाशित हुई और इस रिपोर्ट के आधार पर 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया। अब हम इस 1935 के अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो हमारा पॉइंट रहेगा गृह सरकार की नियंत्रण में कमी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता तथा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। इसके लिए गृह सरकार के अधिकारों में कमी करना आवश्यक था। भारतीय नेता इंडिया काउंसिल की कटु आलोचना करते थे, अतः इस अधिनियम के अंतर्गत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर उसके स्थान पर भारत सचिव के परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनकी संख्या अधिक से अधिक 6 और कम से कम 3 निर्धारित की गई। भारत सचिव इनका परामर्श मानने को बाध्य नहीं था। भारत सचिव का उन मामलों पर नियंत्रण लगभग समाप्त कर दिया गया जो हस्तांतरित विषय थे तथा जिनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। जिन विषयों में गवर्नर जनरल तथा गवर्नर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से कार्य करते थे वहां भारत सचिव का नियंत्रण पहले जैसा ही बना रहा। व्यवहारिक रूप में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था वो उस पे संघीय पक्ष कभी लागू ही नहीं हुआ। केंद्र का जो प्रशासन है 1919 का उसमें अधिनियम के अनुसार ही ये चलता रहा। केवल प्रांतों में जहां पूर्णतः स्वायत्तता दी गई वहां उसका नियंत्रण में भी काफी कमी आ गई। तो ये था गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। दूसरा है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई, जिसमें 11 गवर्नर जनरल के प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत और भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। किसी भी संघीय जो व्यवस्था है उसके लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक तो लिखित संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा अधिकारों का विभाजन और तीसरा न्यायपालिका की विशेष स्थिति। 1935 के अधिनियम में इन 3 तत्वों को स्वीकार कर संघ योजना तैयार की गई। संघ के दोनों सदनों में देशी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों में से 125 सदस्य तथा संघीय राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 104 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।
तो ये संघ निम्न मतलब दो शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात ही शाही घोषणा द्वारा स्थापित किया जाना था। अब ये दो शर्तें कौन कौन सी है? एक तो है संघीय संसद में दोनों सदन सम्राट से प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए, और दूसरी देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे और उनकी जनसंख्या कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो। ये था। और तीसरा हमारा पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तो 1919 का जो अधिनियम है उसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व स्थापित किया गया था, उसे द्वैध शासन की संज्ञा दी गई थी। तो इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, परंतु इसको केंद्र में लागू कर दिया गया। अब संघीय विषयों को क्या करा, दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से दो भाग थे? एक तो रक्षित, दूसरा था हस्तांतरित विषय। अब रक्षित विषय में देखें कौन कौन से विषय आते हैं। एक तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, चर्च संबंधी मामले और कबायली क्षेत्र के मामले। इनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार चला सकता था। रक्षित विषयों पर विधानमंडल का नियंत्रण नाम मात्र भी नहीं था। इन विषयों की जो प्रशासन में गवर्नर जनरल एक कार्यकारिणी की सहायता लेता था, जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। अब हस्तांतरित विषय, इनको चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी और मंत्रियों के लिए यह आवश्यक था कि वे संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। ठीक है ना। 1919 की द्वैध शासन के अनुभव के बाद केंद्र में स्थापित होने से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार या शक्ति देना नहीं चाहती। भारतीय मंत्रियों को जो थोड़ी बहुत भी शक्तियां दी गई हैं उन्हें ही गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि हस्तांतरित विषयों के संबंध में भी गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए थे। अतः उचित व्यवस्था के नाम पर वह मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता था। चौथा हमारा पॉइंट है संघीय विधानमंडल की निर्बलता। संघीय विधानमंडल के दो सदन थे, एक तो संघीय विधानसभा और दूसरी संघीय राज्यसभा। संघीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य थे, जिनमें 125 स्थान देशी रियासतों को दिए गए। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भारतीय नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य स्थानों, मुसलमानों, सिखों के सुरक्षित स्थानों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता था। इसमें जो 82 स्थान थे वो मुसलमानों के लिए सुरक्षित थे या मुसलमानों को प्राप्त थे। इस प्रकार देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि और मुसलमान सदस्यों को मिलाकर सरकार बड़ी सरलता से अपने स्थायी बहुमत स्थापित कर सकती थी। संघीय विधानमंडल की शक्तियों को अत्यंत ही सीमित कर उसे निर्बल बना दिया गया था। विधानमंडल 1935 के अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता था, न ही ब्रिटिश संसद के जो कानून है उसके विरुद्ध कोई कानून पास कर सकता था। तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल अस्वीकृत कर सकता था और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत विधेयक को इंग्लैंड की सरकार अस्वीकृत कर सकती थी। और विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां भी असीमित थी। जैसे बजट के दो भाग थे, भारत के राजस्व से व्यय किए जाने वाला व्यय और शेष व्यय। अब जो भारत के राजस्व से व्यय किए जाने वाला व्यय था वो संपूर्ण बजट का लगभग 80% होता था, जिस पर विधानमंडल बहस तो कर सकता था लेकिन उसमें कटौती नहीं कर सकता था। तो कोई भी वित्तीय विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। और इस अधिनियम में को स्थगित कर अब क्या है, न्यायालय के अतिरिक्त जो समस्त अधिकार है वो अपने हाथ में ले सकता था गवर्नर जनरल। संकटकालीन अधिकार भी उसके पास थे, व्यापक अधिकार थे उसके पास, और इस अधिनियम के कारण वो न्यायालय के अतिरिक्त समस्त अधिकार भी अपने हाथ में ले सकता था। तो इसमें क्या था कि विधानमंडल को निर्बल बनाने की अंग्रेजों की एक चाल थी, क्योंकि वे भारतीयों को कोई शक्ति देना ही नहीं चाहते थे। अधिकारों के विभाजन की नई पद्धति। इस अधिनियम द्वारा विषयों का भी विभाजन किया गया। मतलब जैसे संघीय सूची जो है उसमें 59 विषय थे
और ये जो विषय प्रांतीय के थे उन्हें प्रांतीय सूची में रखा। इनमें 54 विषय थे। और जिन विषयों के संबंध में संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे उन्हें समवर्ती सूची में रखा। तो कौन कौन सी सूची हो गई? एक तो संघीय सूची हो गई, एक प्रांतीय सूची हो गई और एक समवर्ती सूची हो गई। तो एक में कितने थे? मान लीजिए संघीय सूची है उसमें थे 59 विषय, प्रांतीय सूची इसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची इसमें 36 विषय थे। और जो समवर्ती सूची थी इस सूची में प्रांतीय और प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के कानून में किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय विधानमंडल के कानून जो है इसको ही माना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में भी ये व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल अथवा प्रांतीय विधानमंडल को इस विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता होती थी। इसका मुख्य कार्य संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य जो उठने वाले संघ और किसी इकाई के मध्य विवाद है उस पर निर्णय देना था। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो इन कार्यों को संपादित करे। यदि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले पर अपनी राय मांगता है तो संघीय न्यायालय गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे सकता था, किंतु संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था और इसके द्वारा की गई अधिनियम की व्याख्या अंतिम नहीं थी। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई इस 1935 के अधिनियम के द्वारा। हम ये विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। क्यों? ताकि बहुमत वाले जो मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत हैं वे स्वतंत्र रहें और केंद्र के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य कर सकें। तो इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यही थी कि प्रांतों को स्वायत्तता देनी। राजनीति शास्त्र में प्रांतीय स्वायत्तता की मतलब दो अर्थ थे। एक तो केंद्र के नियंत्रण में प्रांतों की स्वायत्तता और दूसरा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो इस पद्धति के अनुसार प्रांतों में एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में काफी हद तक स्वतंत्रता दी गई और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता में गवर्नर को भी काफी शक्तियां दी गई और इसीलिए भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। गवर्नर और गवर्नर जनरल की मनमानी शक्तियां हम सारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी जो विशेषता थी यही थी कि देश में राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रबल दबाव होते हुए भी गवर्नरों और गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं वो मतलब उनकी शक्तियां काफी बढ़ा दी गई। और इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानमंडलों को आर्थिक मामलों में नियंत्रण देकर अंतिम वास्तविक शक्तियां जो किसके पास रखी गई? अंग्रेजों ने अपने पास रख ली। यद्यपि कानून और व्यवस्था विभाग उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया लेकिन शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास रहा? गवर्नर के पास। इस विशेष उत्तरदायित्व का बहाना लेकर गवर्नर राष्ट्रीय आंदोलन का दमन कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या कह सकते हैं अपन कि एक भारत के लिए एक संघ की आवश्यकता थी और इस अधिनियम द्वारा भारतीय संघ की स्थापना निश्चित रूप से प्रगति का सूचक थी। ये पहला अवसर था जब देशी रियासतों को संघ में शामिल करने की बात कही गई। लेकिन इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी मात्र दिखावा ही थी। एटली जैसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारत को अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य देने की चर्चा तक नहीं की गई। अच्छा, इस आलोचना भी की गई है इस 1900 अधिनियम के क्या क्या आलोचना है इसका, क्या दोष रहे इसके? पहला तो दोष यही था कि ये दोषपूर्ण संघ था। इस अधिनियम द्वारा जिस संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया था वह अत्यंत ही दोषपूर्ण था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था जबकि देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक। ब्रिटिश प्रांतों में कुछ सीमा तक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी जबकि देशी रियासतों में अभी भी निरंकुशता का साम्राज्य था। तो एक प्रकार से असमान संघ को मिलाना अनुचित था। ठीक है,
दूसरा, गवर्नर और गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां दे दी गई। रक्षा और विदेशी मामले जैसे जो महत्वपूर्ण विषय थे उनके नियंत्रण में थे। वित्त के मामले में तो गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दे दिए गए। प्रांतों के जो गवर्नर को विशेष अधिकार देने से प्रांतीय स्वायत्तता ही निरर्थक हो गई। गवर्नर किसी भी समय प्रांत की संविधान को समाप्त करने की घोषणा कर प्रांत का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। तो इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता किसी भी समय समाप्त की जा सकती थी। तो ये गवर्नर और गवर्नर जनरल की जो विशेष शक्तियां थी वो हितों भारत की प्रगति की में रोड़े अटका रही थी, क्योंकि इस प्रकार ये प्रगतिशील जो तत्व है वे अंग्रेजों के सहयोगी बनकर और अंग्रेजों के हितों में कार्य कर रहे थे और भारत के हित में रोड़े अटका रहे थे। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का भी अधिनियम के द्वारा विस्तार हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जो फूट डालो राज्य करो की नीति का बीजारोपण किया था 1909 में। ठीक है। 1919 के अधिनियम में सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों को भी इसमें शामिल किया। भारतीय जनता ने इसका जबरदस्त विरोध किया और नेहरू रिपोर्ट में भी इस प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या, सांप्रदायिक की आड़ में वो तो चाहती यही थी कि भारतीय प्रगति को कुचल दिया जाए। अतः भारतीय जन विरोध की उपेक्षा करते हुए 1935 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को न केवल कायम रखा गया बल्कि उसका और अधिक विस्तार भी किया गया। कैसे विस्तार किया गया कि 1919 में तो ये 10 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब 17 भागों में बांट दिया गया। हरिजन, मजदूरों, स्त्रियों को का भी पृथक जो है निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। हरिजन को हिंदुओं से अलग करके भारतीय राजनीतिक वातावरण को विषैला बना दिया गया ताकि भारतीय एकता नष्ट हो जाए और ब्रिटिश साम्राज्य में जो भारत में स्थायी रूप से बना रहे। तो ये कुटिल नीति थी जिसमें भारत में जो सांप्रदायिकता का पौधा पल्लवित हो रहा था। नेक्स्ट इसका दोष था आत्मनिर्णय के अधिकार की उपेक्षा। इस अधिनियम में भारतीयों के आत्मनिर्णय की जो अधिकार है उसकी भी उपेक्षा की गई थी। भारतीयों को अपना स्वतंत्र संविधान बनाने का अधिकार भी दिया गया नहीं था। भारतीय शासन व्यवस्था किस संविधान से संचालित होगी उसका निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया, ब्रिटिश संसद को। स्पष्ट था कि भारत की राज्य सत्ता अभी भी भारतीयों के पास न होकर ब्रिटिश संसद के पास ही थी। और इसके अलावा भी कई दोष थे, जैसे कि इंडिया काउंसिल समाप्त कर दी गई थी, लेकिन भारतीय मामलों में भी भारत सचिव अब भी सर्वे सर्वा बना हुआ था। इस अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्थापिका का विस्तार कर उसके अधिकारों में वृद्धि की गई थी। ठीक है, इसकी वृद्धि की गई, लेकिन संरक्षण और सुरक्षा के उपाय व्यवस्थापिका को दे दिए गए। अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की अव्यवस्था सिद्ध हो चुकी थी। फिर भी इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय स्थापित करके उसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाया गया, क्योंकि कुछ मामलों में अब भी प्रीवी काउंसिल को अपील की जा सकती थी। तो ये सारी चीजें हमने जो अभी पढ़ी, सारे जो दोष पढ़े, ये 1935 के अधिनियम के तहत थे। तो आप लोगों को ये 1935 का अधिनियम समझ में आया होगा। धन्यवाद।